प्रिय विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगों को बारी बारी से पढ़ते जाएंगे और उसमें से आज हम देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। पहला हम लोग आज देखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों नाम इसी के हैं। और प्लाज्मा झिल्ली के विषय में ये जाना जाए कि ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। वो जितने तरह का कोशिका हो, चाहे विकसित हो या विकसित हो, या बैक्टीरिया का कोशिका हो, या फिर पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, कवक का कोशिका, उससे किसी भी कोशिका में कम से कम प्लाज्मा झिल्ली तो पाया ही जाएगा। तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतुओं कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता और सीधा प्लाज्मा झिल्ली से शुरू होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली एक कोशिका के बाहर का जो पतला मेम्ब्रेन है, इस तरह से एक पतली झिल्ली होती है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। सबसे कोशिका बाहर, इसके कोशिका के अंदर सब कोशिका के अंग रहते हैं, ये सब कोशिका के अंग हो गए। तो ये बाहर की झिल्ली को हम लोग कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यही है कोशिका झिल्ली। ठीक है, यह पतली है, मुलायम है, लचीला है, पारदर्शी है और अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये पॉइंट को याद रखना है, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और या इसको कभी कभी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है या डायनामिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसका जो झिल्ली है, इसके कई नाम है, सेलेक्टिवली परमेबल, सेमी परमेबल, डायनामिक मेम्ब्रेन, इस तरह से कहा जाता है। तो इसमें एक ध्यान रखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली इसको कहते हैं जिसके माध्यम से केवल सॉल्वेंट या जल एक दिशा से दूसरे दिशा में प्रवाहित होता है, लेकिन बिले या उसके अंदर घुले हुए लवण या फिर उसके अंदर के जो ठोस कण रहेंगे वो पास नहीं हो पाते हैं। तो इसी ऐसे झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके माध्यम से केवल सॉल्वेंट जाते हैं, विलायक जाते हैं, जो जल कह सकते हैं, जल जाते हैं, जल के अणु जाते हैं, लेकिन और जो पदार्थ हैं उसके अणु नहीं जाते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली में एक विशेष तरह का गुण है कि जल के अणु जाएंगे अर्धपारगम्य होने के साथ में, और कभी कभी यह चयनित करके कुछ पदार्थ के अणुओं को भी, कुछ लवण के अणुओं को भी जाने के लिए अलाउ करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है, याद रखना है। यह फॉस्फोलिपिड प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, याद रखना है, वर्ड रखना है। इसमें मतलब क्या, दो चीजें, एक फॉस्फोलिपिड है, वसा है, और प्रोटीन है, दो चीजें। फॉस्फोलिपिड एक वसा का नाम है और एक प्रोटीन एक वसा प्रोटीन है। तो इसमें जो ये दिया था, इसका संरचना को बताने वाला जो मॉडल है, संरचना मॉडल, ये शॉर्ट में याद रखना है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से इसकी संरचना स्पष्ट होती है प्लाज्मा झिल्ली की, और इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया गया था सिंगर तथा निकोलसन के द्वारा, जो अभी सबसे अधिक मान्य है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य, कोशिका के अंदर का दाब सांद्रता, स्फीति या टर्जिडिटी कहते हैं इसको, टर्जिडिटी, तथा पीएच मान को बनाए रखना, इसका मेन कार्य यही है। ठीक है, ओके। कोशिका के अंदर का दाब, कौन सा दाब, प्रासरण दाब कहते हैं इसके अंदर का जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बना के रखता है। सांद्रता, उसके अंदर का जो कंसंट्रेशन रहेगा, जल तथा लवण वगैरह का जो कंसंट्रेशन होता है, तो वो अगर कम ज्यादा ना हो जाए, इसको बना के रखना। स्फीति, कितना उसका साइज जो खुला हुआ होना चाहिए, कितना टाइटनेस होना चाहिए, कितना टाइट होना चाहिए प्लाज्मा झिल्ली, ये उसको टर्जिडिटी ये मेंटेन रखता है। उसके अंदर का पीएच मान को मेंटेन रखता है। ये इसका प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। यह प्रासरण क्रिया द्वारा कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करता है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार कोशिका
का सांद्रता, कोशिका का पीएच, कोशिका का दाब मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये इस माध्यम से क्रिया को ये निष्पादित करता है। ये प्रासरण एक शब्द आया, प्रासरण विधि द्वारा करता है। ये प्रासरण क्रिया द्वारा, तो प्रासरण है क्या, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रासरण को समझते हैं। प्रासरण क्या है? कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, लो कंसंट्रेशन सॉरी हायर कंसंट्रेशन माने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है और कुछ देर बाद वह एक साम्य अवस्था प्राप्त कर लेता है, उसको कहा जाता है विसरण। लेकिन प्रासरण एक अलग क्रिया है। प्रासरण ये कभी साम्य अवस्था नहीं प्राप्त करता, ये गति करते रहता है। लेकिन यहाँ पर इसकी एक झिल्ली की जरूरत होती है प्रासरण में। वो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा पहले फिगर से समझाएं तो हम प्रासरण की परिभाषा दे देंगे। ये देखिए, प्रासरण एक अलग चीज है। प्रासरण के लिए झिल्ली की जरूरत होती है, जिसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। एक जरूरत होती है झिल्ली की। ये मान के चलिए दो पदार्थ है और एक कुछ पदार्थ इधर रखे हैं, कुछ पदार्थ इधर रखे हैं। क्योंकि यहाँ जल ज्यादा है इसलिए विलायक की सांद्रता इधर उच्च है और यहाँ पर जल कम है और नमक ज्यादा है, इसको नमक के अनुमान ले हम अगर तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता यहाँ पर कम है और जल की नमक की सांद्रता ज्यादा है। तो विलयन की सांद्रता जिसमें घुले हुए पदार्थ के आधार पर कहा जाता है, इसलिए विलयन की सांद्रता इधर ज्यादा है और विलयन की सांद्रता इधर कम है। तो अगर इसको हम कहें प्रासरण क्या होता है, तो यहाँ पर प्रासरण का क्रिया समझिए। प्रासरण करता क्या है कि विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक को निम्न सांद्रता की ओर गति करने देता है। तो यहाँ जल के अणु इधर से इधर गति करेगा, जल के अणु इधर से इधर गति करेगा, जल के अणु इधर से इधर गति करेगा। इस तरह से एक इधर गति ज्यादा होगा और ऐसी जो गति होती है इसको हम लोग कहते हैं प्रासरण। तो प्रासरण का मतलब हुआ विलायक की उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता की ओर गति करना कहलाता है प्रासरण। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना ही समझें कि प्रासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक अथवा जल के अणु प्लाज्मा झिल्ली अथवा अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, किसका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, तो याद रखना है कि विलायक की सांद्रता की बात कर रहे हैं। विलायक अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गति करता है। इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। ठीक, चलिए, तो प्रासरण को हम कहेंगे शॉर्ट में यही कि विलायक या जल के अणु इसके उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, इसे प्रासरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विलायक की सांद्रता देखना है, विलयन की सांद्रता को नहीं देखना है। विलयन की सांद्रता की जब बात करेंगे तो कहेंगे कि विलायक के अणु या जल के अणु विलयन के निम्न सांद्रता से विलयन के उच्च सांद्रता की ओर गति करता है, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम खाली विलायक की सांद्रता लें तो हम कहेंगे कि विलायक के उच्च सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, ऐसी इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। ठीक, विलयन के 3 प्रकार, कौन कौन प्रकार देखना है ये देखिए। तो विलयन का हम लोग पहले देखेंगे आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के सांद्रता के समान ही होता है, साइटोप्लाज्म के समान ही होता है। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म की सांद्रता के समान होती है, अर्थात जो मेरा साइटोप्लाज्म की जो सांद्रता है वही अगर किसी विलयन की सांद्रता है तो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक विलयन। ठीक है, कोशिका जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव के बराबर होगी उसका नाम होगा आइसोटोनिक विलयन। ये आइसोटोनिक विलयन में आप जैसे अगर कोई विलयन है, जैसे हमारा कोशिका के द्रव के अंदर होता है 0.9% NaCl सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, तो कोई विलयन है जिसमें 0.9% ही NaCl है, तो ये आइसोटोनिक विलयन हो जाएगा। जैसे 5% ग्लूकोज होता है हमारे कोशिका द्रव में, तो अगर 5% ग्लूकोज वाला विलयन है तो कहेंगे कि आइसोटोनिक विलयन है। चलिए दूसरा देखते हैं, हाइपोटोनिक विलयन। ऐसा विलयन जो कोशिका द्रव का जो साइटोप्लाज्म का जो विलयन है
जो सांद्रता है उससे कम सांद्रता वाला हो तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। जैसे अगर हमारा अभी हम कहें कि 5% ग्लूकोज होता है, ये होता है हमारे किसी कोशिका द्रव का, तो अगर कोई 2% ग्लूकोज वाला है, तो ये 2% ग्लूकोज वाला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक। अगर आप कहें ये जैसे डिस्टिल वाटर है, परिश्रुत जल, इसको कहते हैं डिस्टिल वाटर, परिश्रुत जल है, परिश्रुत जल, ये कौन सा विलयन हो जाएगा, अगर इसको कहें तो ये हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि हमारा इसमें लवण जो है 0.9 वाला ही 0.9% होता है, तो कहते हैं आइसोटोनिक। लेकिन ये परिश्रुत जल में बिल्कुल ही लवण नहीं होता है, या फिर अगर 0.2% लवण हो तो भी हम कहेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कम सांद्रता वाला, कम सांद्रता वाला, ठीक है। और एक होता है हाइपरटोनिक विलयन, तीसरा है हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और कोशिका द्रव से अधिक सांद्रता वाला विलयन को हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक। कोशिका द्रव से भी अगर हायर कंसंट्रेशन है तो इसको हम लोग कहेंगे हाइपरटोनिक विलयन। जैसे कि अभी हम कहें 0.9 होता है हमारा कोशिका का, ये होता है आइसोटोनिक, 0.9% NaCl है तो ये हो जाएगा आइसोटोनिक। अगर 0.2% NaCl है तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक, या 0.9 से कुछ भी कम हो तो ये जगह। अगर हाइपोटोनिक विलयन में हम कहें अगर जैसे अधिक हो तो हम कहें 2% NaCl है, 2% NaCl है, बहुत ज्यादा है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक विलयन, ठीक है। या 10% ग्लूकोज है, ग्लूकोज है तो ये कहेंगे हाइपोटोनिक विलयन, क्योंकि हमारा 5% ही ग्लूकोज होता है कोशिका द्रव में। तो इस तरह से ये विलयन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अब ये विलयन जानने का मतलब ये था कि हम देखते हैं कि अलग अलग कैसे काम करता है हमारा प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली के कार्य समझना है। चलिए हम लोग 3 प्रकार के विलयन में समझते हैं कि कोशिका किस तरह से कार्य करेगा और उसमें प्लाज्मा झिल्ली कैसे कार्य करता है। तो एक कोशिका दिखाया गया है, यहाँ पर 3 बर्तन दिखाया गया है। 3 बर्तन में अलग अलग प्रकार के विलयन लिए गया है। जैसे इस बर्तन में आइसोटोनिक विलयन है, इस बर्तन में हाइपरटोनिक विलयन है और इस बर्तन में हाइपोटोनिक विलयन है। इसके अंदर सभी के अंदर एक कोशिका को डाल दिया गया है विलयन के अंदर। अब देखना क्या है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो देखिए आइए देखा जाए। आइसोटोनिक विलयन में कुछ भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सांद्रता कोशिका का है वही सांद्रता बाहर के विलयन का है। इसलिए दोनों तरफ से जो जल का आवागमन होगा, जो प्रासरण क्रिया होगी, तो जितना बाह्य प्रासरण होगा उतना ही अंदर प्रासरण होगा। तो कोशिका से जब बाहर जल के निकलते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य प्रासरण, और जब बाहर से जब जल अंदर जाते हैं तो इसको कहते हैं अंतःप्रासरण। जब कोशिका के अंदर जाएंगे तो अंतःप्रासरण। तो यहाँ पर चूंकि जितना बाह्य प्रासरण है उतना ही अंतःप्रासरण होगा, इसलिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कोशिका के आकार में, जैसे कि तैसे बना रहेगा। उसके दाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उससे जैसे कि तैसे रहेगा, यानी सब कुछ वैसे रहेगा। इसका आकार, टर्जिडिटी सब बराबर, अस्थिति सब बराबर बना रहेगा। अब आते हैं हाइपोटोनिक विलयन। हाइपोटोनिक विलयन का मतलब ये होता है कि बाहर का जो लवण होता है उसमें जल की मात्रा कम और सोल्यूट यानी घुलने वाला चीज की मात्रा ज्यादा है, उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक। यानी विलयन जो है बहुत गाढ़ा रहेगा, जो गाढ़ा विलयन को कहते हैं हाइपोटोनिक विलयन। और यहाँ पर अंतर क्या है, तो यहाँ पर अंतर क्या है कि बाहर में जल की मात्रा कम है और अंदर में जल की मात्रा ज्यादा है। यहाँ जल की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है। यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए जल की मात्रा यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से हम अगर विलायक की सांद्रता कहें, विलायक जल की सांद्रता कहें, तो जल की सांद्रता कोशिका के अंदर ज्यादा और बाहर कोशिका के बाहर कम। तो जो हमारा प्रासरण विधि है कि प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपारगमी झिल्ली है, तो ये क्या करेगा, जल के अणु को बाहर जाने के लिए देगा कोशिका से बाहर। तो यहाँ पर कोशिका से बाहर अणु निकलेंगे, कोशिका से बाहर जल के अणु निकलेंगे, H2O बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा। यानी इसमें क्या होगा, कोशिका से जल बाहर निकल जाएंगे, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा कोशिका का निर्जलीकरण हो जाएगा। और कोशिका का निर्जलीकरण होगा तो ये कोशिका सिकुड़ जाएगा, सब बाहर जाएंगे, ठीक है। और इसलिए ये कोशिका कैसा हो जाएगा, अगर सिकुड़ करके देखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, इसका ट्यूबिलिटी घट जाएगा, ये थोड़ा जो टाइटनेस था वो घट जाएगा, इसको कहते हैं सिकुड़ जाएगा, कोशिका
कोशिका का सिकुड़ना, कोशिका का सिकुड़ना, सिकुड़ना या स्फीति घटना, स्फीति घट जाना, घट जाना, ये इसमें स्फीति घट जाएगा। और इस क्रिया को कहेंगे हम लोग, यहाँ पर कौन ऑस्मोसिस हुआ, तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस हो रहा है इस ऑस्मोसिस कहते हैं बाह्य परासरण, इसमें होगा बाह्य परासरण, बाह्य परासरण, इसको कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो एक्सोऑस्मोसिस बाहर निकलेगा जल, क्योंकि जल का सांद्रता अधिक अंदर था और बाहर में कम था। तो जब हाइपरटोनिक डालेंगे तो यहाँ पर जल कोशिका का बाहर निकल जाएगा और कोशिका सिकुड़ करके ऐसा हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगा। अब इसमें देखते हैं हाइपोटोनिक विलयन में। हाइपोटोनिक विलयन में, इसका हाइपोटोनिक का विलयन का मतलब होता है कि बाहर में जल ज्यादा है, हाइपोटोनिक विलयन है, बाहर में जल ज्यादा है और अंदर में जल बहुत कम है, अंदर में जल बहुत कम है। तो अंदर में जल बहुत कम है, इसीलिए अब यहाँ पर फिर वही बात कि जल माने विलायक, जल की सांद्रता जिधर अधिक है तो उच्च सांद्रता से जल अपने निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, जल अपने उच्च सांद्रता से जल अपने निम्न सांद्रता की ओर जाएगा थ्रू ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से। तो ये फिर यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा और ये ऑस्मोसिस होगा अंदर की ओर, यानी इधर से जल अंदर जाएगा, 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 इधर से जल अंदर जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे, यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे, ये जो क्रिया हुआ है इसको हम कहेंगे अंतःपरासरण, अंदर की ओर जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अंतःपरासरण या इसका नाम होता है इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो इंडोऑस्मोसिस इसको अंतःपरासरण कर लें। तो ऐसे स्थिति में होगा तो कोशिका और फूल करके बड़ा हो जाएगा, पूरा फूल टाइप हो जाएगा कोशिका। इस स्थिति में कोशिका क्या हो जाएगा, ये कोशिका फूल करके एकदम फूल टाइप हो जाएगा, ऐसा बड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्फीति कोशिका का बढ़ जाएगा, तो स्फीति का बढ़ जाना, स्फीति का बढ़ जाना या फूल जाना, फूल जाना, फूल जाना। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि यदि किसी कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो आपको चॉइस में रह सकता है अंतःपरासरण होगा, चॉइस में रह सकता है स्फीति बढ़ जाएगा, चॉइस में रह सकता है कोशिका का आकार बढ़ जाएगा, कोशिका फूल जाएगा, ऐसा चॉइस कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पर अगर हाइपोटोनिक विलयन डालते हैं तो चाहे तो कह सकते हैं आप अंतःपरासरण होगा, चाहे तो कह सकते हैं स्फीति बढ़ जाएगा, या चाहे तो कह सकते हैं कोशिका फूल जाएगा। ठीक है, और जब कोशिका को हाइपोटोनिक विलयन में डालते हैं तो यहाँ पर देखते हैं बाह्य परासरण होता है, जल बाहर निकलता है तो बाह्य परासरण होता है, या फिर स्फीति घट जाता है, या फिर कोशिका सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से और अगर आइसोटोनिक विलयन डालते हैं तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये सब इसकी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से ये कोशिका के आकार को मेंटेन रखता है, कोशिका के आकार को मेंटेन रखता है। और यह हमारा प्लाज्मा झिल्ली एक अपने रॉड से, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से यह क्रिया हो पाती है। एक होता है प्लाज्मोलाइसिस। पादप कोशिका में जब कोशिका, जैसे पादप कोशिका है और पादप कोशिका में ये इतना सिकुड़ जाए कि जैसे कोशिका पहले इस तरह से रहता है, सटा हुआ रहता है और सटा हुआ रहेगा, मतलब कोशिका भित्ति से सटा हुआ रहता है। लेकिन अगर ये इतना सिकुड़ जाए कि इसका कोशिका भित्ति और ये दोनों अलग हो जाए, ये बिल्कुल अलग हो जाए, देखिए ये बीच में गैप हो गया, ये कोशिका के बीच में गैप हो गया, सटा हुआ नहीं, तो इस स्थिति सिकुड़ जाए और छोड़ दे इसको, इसके दूर हो जाए तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस का मतलब ही है कि जब प्लाज्मोलाइसिस टर्म है जिसका मतलब होता है कि जब कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में डाल दिया जाता है तो हाइपरटोनिक विलयन के अंदर बाह्य परासरण होता है और बाह्य परासरण के कारण कोशिका अंदर कोशिका सिकुड़ जाता है। लेकिन जानते हैं कि कोशिका भित्ति तो कठोर चीज है, वो सिकुड़ता नहीं है, तो कोशिका भित्ति वैसे के वैसे बनाता है और अंदर का जो प्लाज्मा झिल्ली के साथ जो पूरा साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है और इस तरह से ये बीच में गैप बन जाता है। इस तरह से जब जगह बन जाता है तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो कोशिका भित्ति तथा साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा झिल्ली का अलग होना ही कहलाता है
प्लाज्मोलाइसिस, यह बाह्य प्रासरण के कारण हाइपरटोनिक विलयन में होता है। ठीक है, तो प्रासरण का उपयोग हम देखते हैं। चलिए प्रासरण का उपयोग पर हम चर्चा करते हैं। प्रासरण का उपयोग क्या क्या है। तो पहला है इसका, देखिए जड़ के मूल रोम प्रासरण द्वारा जल अवशोषित करता है। जड़ का जो अवशोषण होता है, जल का अवशोषण क्रिया करता है, वो इसके मूल रोम जो रहते छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, वह प्रासरण द्वारा ही उसमें जल प्रवेश करता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जल का प्रेशर ज्यादा रहता है, जल की सांद्रता ज्यादा रहती है और उसके अंदर कम रहता है, तो ये फिर जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर गति करेगा, इसलिए यहाँ पर प्रासरण का क्रिया हो रही है। यहाँ पर देखिए यह कोशिका से कोशिका में जल की गति में मदद करता है। ये कोशिका से दूसरा कोशिका में जाएगा, तो वहां पर भी अगर एक में ज्यादा है जल तो दूसरा में जाएगा, तो वही हो जाएगा कि यहाँ भी प्रासरण होगा। यह कोशिका का स्थिति को मेंटेन करता है। कोशिका कितना टाइट रहेगा, कितना खुला हुआ रहेगा, ये मेंटेन करता है हमारा प्रासरण के माध्यम से यह होता है। ठीक है, देखो यह प्रासरण के माध्यम से होता है कि अगर बराबर मेंटेन रहे, आइसोटोनिक बना रहेगा तो ठीक रहेगा। कहीं हाइपरटोनिक हो गया तो सिकुड़ जाएगा, हाइपोटोनिक हो गया तो फूल जाएगा। जैसे अगर हम लोग आरबीसी की कोशिका को अगर हम डाल दें डिस्टिल वाटर में या परिश्रुत जल में, तो वो देखिएगा फूल जाएगा, और इतना फूल जाएगा कि हो सकता है फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। जबकि अगर उसके अंदर अगर इसको नमक घोला हुआ विलयन में डाल दें कोशिका को या आरबीसी कोशिका को, तो सिकुड़ जाएगा, छूटा हो जाएगा। तो ये वजह है कि अगर जो नमक घुला हुआ है वो हाइपरटोनिक है, उसमें बाह्य प्रासरण होगा और सिकुड़ जाएगा, और जो परिश्रुत जल है वह एक हाइपोटोनिक है, इसलिए बहुत अधिक प्रवेश करेगा जल और वो उतना प्रेशर नहीं सह पाएगा प्लाज्मा झिल्ली और फट जाएगा। इस तरह से होता है। सूजन होने पर नमक तथा गर्म पानी विलयन करता है। हम लोग को कहीं फूल जाता है, स्वेलिंग करता है हाथ पर, तो क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक लेते हैं और उसमें रखे रहते हैं। तो वो क्या होता है कि फिर हमारा जो कोशिका के अंदर से जो जल जो स्वेलिंग होने से जो अधिक हो गया है, तो ये नमक का जो कि इस नमक में पानी की कम मात्रा कम अधिक रहेगी, अर्थात नमक घुला हुआ है तो ये कौन विलयन हो गया, हाइपरटोनिक विलयन हो गया। नमक घुला हुआ है तो हाइपरटोनिक विलयन हो गया। और ये हमारा कोशिका है तो इसमें अभी जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए हाइपरटोनिक विलयन होने में कोशिका से जल बाहर निकलेगा, यानी कोशिका हमारे शरीर से जल बाहर निकलेगा, इसलिए जो स्वेलिंग है, जो सूजन है वो ठीक हो जाता है, उसका सूजन कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, उससे आराम मिलता है हमको। तो ये हम लोग प्रोसेस करते भी हैं। अचार और मांस में हम लोग रिजर्व बचाना रहता है, लंबे दिन तक रखते हैं, उसमें खूब नमक की मात्रा डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह उसमें लगना चाहेगा तो बैक्टीरिया का उसमें बाह्य प्रासरण हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा नमक के कारण वो एक हाइपरटोनिक की तरह काम करेगा, और इसलिए कोशिका उसके जीवाणुओं की कोशिका से जो बाह्य प्रासरण हो जाएगा तो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगा। कोशिका कहते हैं इसका जीवाणु या कवक जो भी उसमें प्रवेश करेंगे वो जीवित नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे, और हमारा जो अचार है या मांस है वो खराब होने से बच जाएगा। ये सब प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, ये हमारा प्रासरण का उपयोग है। चलिए आप इसको बढ़िया से समझ गए, आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको लगा कि ये उपयोगी है, तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, और पसंद आता है, अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है तो ऐसे वीडियो आते रहे, ऐसे वीडियो हम बनाते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। Wow.